हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अल्केन्स के लेक्चर नंबर 3 में, यानी कि हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ रहे थे अल्केन। और जहाँ तक हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के अल्केन्स होते हैं, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं, वहाँ तक हमने पढ़ा था। और उससे पहले हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़ा था, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। अल्केन में कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन्स। देखो, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन्स का मीनिंग क्या होता है, या फिर क्या कितने टाइप के होते हैं। देखो, आपको पता है कि अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और उसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है क्योंकि अल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और बाकी जो वैलेंसी होती है उसके साथ हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स है। ओके, तो कार्बन को हम कुछ इस तरह से मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ कार्बन प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, कुछ टर्शरी होते हैं और कुछ क्वाटरनरी होते हैं। तो देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन्स क्या होते हैं। तो अल्केन्स में जो कार्बन है वो प्राइमरी टाइप के हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, या फिर क्वाटरनरी भी हो सकते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, क्वाटरनरी मीन्स व्हाट। देखो, प्राइमरी कार्बन एटम, जो प्राइमरी कार्बन एटम होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन में लिख देता हूं। नंबर 1 प्राइमरी कार्बन एटम, नंबर 2 सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन, या फिर क्वाटरनरी, या फिर क्वाटरनरी कार्बन। देखो, इसका मीनिंग क्या है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन का मीनिंग क्या है। देखो, अगर कार्बन में मतलब जो अटैचमेंट्स है अल्केन्स में, उसमें किसी पर्टिकुलर कार्बन्स को एक ही अदर कार्बन अटैच है, एक ही अदर कार्बन अटैच है, तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। अगर दो अटैच है, किसी पर्टिकुलर कार्बन को हम कंसिडर कर रहे हैं और उसमें अगर दो अटैच है तो हम उसको कहते हैं कि ये सेकेंडरी है। अगर 3 है तो टर्शरी, सिमिलरली अगर 4 है तो क्वाटरनरी। बहुत सिंपल है। देखो, इसको जो प्राइमरी कार्बन एटम है, इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, 1 डिग्री इस तरह से भी दिखाते हैं, जनरली ऐसे ही दिखाते हैं। ये सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री और क्वाटरनरी 4 डिग्री, कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो देखो, प्राइमरी कार्बन एटम्स जो होगा उसको ओनली 1 कार्बन इज अटैच, इसको सिर्फ एक ही कार्बन अटैच होगा। तो इसको कितने होंगे सेकेंडरी को? 2 अदर कार्बन्स आर अटैच। इसको 2 होंगे। इसको टर्शरी को 3 अदर कार्बन आर अटैच्ड। और जो क्वाटरनरी है उसको 4 अदर कार्बन्स आर अटैच। देखो, बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी ये होते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन इन अल्केन। तो प्राइमरी 1 डिग्री से दिखाते हैं, सेकेंडरी 2 डिग्री से, टर्शरी 3 डिग्री से और क्वाटरनरी 4 डिग्री से। अब प्राइमरी कार्बन एटम जो होता है उसमें इट्स अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम को वो अटैच होता है। सेकेंडरी 2 कार्बन एटम को अटैच होता है, टर्शरी 3 कार्बन एटम को अटैच होता है, और क्वाटरनरी जो है वो 4 कार्बन एटम को अटैच होता है। अब एग्जांपल लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें आप एक बात और समझ लो, जो मीथेन का कार्बन होता है यानी कि CH4, क्योंकि इसको कोई और कार्बन अटैच नहीं होता तो इसको हम प्राइमरी कंसिडर करते हैं। तो आप
याद रखिएगा कि मीथेन ये प्राइमरी होता है, मीथेन का कार्बन कैसा होता है, प्राइमरी होता है। इसके साथ ही जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, टर्मिनल मतलब जो एंड के कार्बन्स होते हैं वो भी हमेशा प्राइमरी ही होते हैं। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, तो ये जो CH3 है या फिर ये CH3 है इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, इसको टर्मिनल बोलते हैं। तो ये टर्मिनल है, जो टर्मिनल होता है वो हमेशा प्राइमरी होता है। अब देखो ये जो CH3 है ये टर्मिनल है, एक ही कार्बन के साथ अटैच है, डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, देखो इस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है तो ये हो गया प्राइमरी। इसको देखो इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है तो ये हो गया सेकेंडरी, और इसको एक ही है तो ये हो गया प्राइमरी। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। और मीथेन की केसेस में कोई कार्बन अटैच नहीं होता तो मीथेन का कार्बन हमेशा प्राइमरी ही होता है। उसके साथ साथ और एक बात, जो टर्मिनल होते हैं वो भी हमेशा प्राइमरी ही होते हैं, क्योंकि टर्मिनल में CH3 ग्रुप आएगा। तो CH3 ग्रुप आप यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, ये टर्मिनल है और इसको एक ही कार्बन अटैच होगा इधर से, तो ये टर्मिनल के केसेस में भी प्राइमरी ही होगा। तो देखो ये प्राइमरी है क्योंकि एक कार्बन अटैच है, इसको 2 कार्बन अटैच है, ए वाला एक और ए वाला एक, इसीलिए ये सेकेंडरी है। और ये इसको भी एक ही कार्बन अटैच है तो ये भी प्राइमरी हो गया। कुछ इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी होता है। और एग्जांपल लेते हैं जिसमें टर्शरी और क्वाटरनरी के भी क्वाटरनरी कार्बन भी आएंगे। देखो एग्जांपल देखो CH3C CH3 CH3 CH3। अभी आप बताओ, देखो ये CH3 जो CH3 ग्रुप होता है वो हमेशा टर्मिनल होता है, और टर्मिनल होता है तो वो प्राइमरी ही होता है। तो वो भी है, और देखना है तो देख लो, इस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी। ये भी कौन सा होगा, प्राइमरी। ये भी कौन सा होगा, प्राइमरी। और दिस वन ऑल्सो प्राइमरी। अब इस कार्बन को कंसिडर करो जो बीच में है, इसको 4 कार्बन एटम, अदर 4 कार्बन एटम अटैच है तो ये क्वाटरनरी होगा। तो ये क्वाटरनरी कार्बन एटम है, क्योंकि देखो इसको कितने कार्बन अटैच, इस कार्बन को 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन एटम अटैच है तो ये क्वाटरनरी कार्बन एटम हो गया। और एग्जांपल लेते हैं CH3 इसमें देखो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। इसको देखो 1, 2, 3 ये है टर्शरी। तो ऐसा समझ में बहुत सिंपल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन होते हैं। अगर एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्शरी और 4 है तो क्वाटरनरी। सिमिलरली अगर जो कार्बन है उसका टाइप हमने एक बार डिसाइड कर लिया, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर क्वाटरनरी तक हमने उसका टाइप डिसाइड कर लिया, तो जितने भी उस पे हाइड्रोजन होंगे उस हाइड्रोजन का भी वही टाइप होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ये कार्बन किस टाइप का है तो प्राइमरी टाइप का है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उनको भी हम प्राइमरी टाइप के हाइड्रोजन ही बोलते हैं। मतलब जिस टाइप का कार्बन होगा उसी टाइप के हाइड्रोजन होंगे। तो ये प्राइमरी कार्बन है तो इनको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए, ये हो गए टर्शरी हाइड्रोजन। तो आपको काउंट करने के लिए बोला कि बताओ यहाँ पर कितने प्राइमरी हाइड्रोजन्स है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे टोटल 3, 3, 3 यानी कि 9 हो जाएंगे। 9 प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन कितने हो जाएंगे 3, 1, 2, 3 और हाइड्रोजन क्योंकि जिस टाइप का कार्बन उसी टाइप के हाइड्रोजन, तो ये प्राइमरी है तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर पूछा कि टर्शरी हाइड्रोजन्स कितने हैं तो टर्शरी हाइड्रोजन सिर्फ 1 होगा क्योंकि यहाँ पर टर्शरी कार्बन 1 है, जो टर्शरी कार्बन है उस पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बराबर। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। देखो अगर आपको क्वाटरनरी कार्बन दिखाना है तो इस तरह से होगा कि उसमें 4 कार्बन अटैच होंगे। अगर 4 कार्बन अटैच होंगे तो इसका मतलब है कि कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। जो भी क्वाटरनरी कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। हाइड्रोजन
देखो कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ही होता है, क्वाटरनरी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है तो वो कोई हाइड्रोजन कैरी नहीं करता। तो आया समझ में? तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आप देख लीजिएगा, किसी भी जो हाइड्रोकार्बन सबको दिखते हैं उसको अप्लाई करके देखते जाओ, बहुत इजीली आपके समझ में ये आ जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो इसके बाद जो टाइप्स ऑफ कार्बन है उसी टाइप के हाइड्रोजन भी है। ये आपको पता चल गया है कि प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे जो उसको अटैच होंगे वो, और टर्शरी कार्बन है तो टर्शरी हाइड्रोजन भी होंगे, और क्वाटरनरी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। अब उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेरिज्म। तो चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म। देखो मैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखता हूँ। आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different structural formulae are called isomers of each other and phenomenon is called isomerism। देखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब ये जो कंपाउंड्स है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूली, मतलब ज़्यादा फार्मूला, एक से ज़्यादा फार्मूला होते हैं उनके, इसलिए हमने फार्मूली बोला है। देखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूली आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे और जो फिनोमिना है उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। अभी हम जब एग्जांपल लेंगे आप इजीली समझ जाएंगे। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ाया था, और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि इसको मतलब इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि किस तरह से हम आइसोमेरिज्म को समझ सकते हैं। देखो आप सबसे पहले मीथेन का एग्जाम्पल ले लो। मीथेन यानी कि CH4, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मीथेन के केसेस में इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला तो इस तरह से आएगा, CH4 इस तरह से आएगा। देखो आप किसी दूसरी तरीके से मीथेन को और रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है और इसका एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला आएगा, यानी कि ये बराबर है, एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला आएगा। तो इसमें एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है तो ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होता है, मीथेन में आइसोमेरिज्म नहीं होता है। उसके बाद एग्जांपल ले लो इथेन का, CH3 इथेन है। अब इसको भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं। देखो इसके अलावा कोई इसका और स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। कार्बन के अटैचमेंट इसी तरह से आएंगी, सी से ही कनेक्ट होगा, और जो C है उनकी मतलब कार्बन है उनकी वैलेंसी के लिए हमें 3 हाइड्रोजन कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो यही फार्मूला बन जाएगा। तो इसका कोई अलग और कोई स्ट्रक्चर पर फार्मूला नहीं बन सकता, तो ये भी आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रोपेन। देखो CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें भी देखो C H3, ये H2,
और CH3। इसके अलावा इसका और कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला आ ही नहीं सकता। आप अरेंज करके देखिए, क्योंकि कार्बन को कनेक्ट ही करना पड़ेगा। इसी तरह से कार्बन कनेक्ट होंगे, इनकी ब्रांच चेन बन ही नहीं सकती, ये स्ट्रेट चेन ही बन जाएंगे हमेशा। तो इसीलिए ये भी आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। यानी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, अप टू द प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें आइसोमेरिज्म नहीं होता, क्योंकि इनमें मतलब 3 कार्बन तक कोई और स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका बन ही नहीं सकता। एक ही फार्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा बन ही नहीं सकता। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। लेकिन इसके आगे हम बढ़ेंगे, यानी कि अगर अल्केन्स है उनमें 4 कार्बन है या फिर 4 से ज़्यादा कार्बन है, 4 और मोर देन 4 कार्बन है, तो वो आइसोमेरिज्म दिखाता है। अब देखो एक्सप्लेन करता हूँ, आप डेफिनेशन को याद रखो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूली। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूली अलग अलग होती है, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। जो फिनोमिना है इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखो, अगर हम 4 कार्बन या फिर उससे ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उनमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल, ब्यूटेन, C4H10, ब्यूटेन, C4H10 क्या है? ब्यूटेन है। देखो, अब मैं ब्यूटेन को इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, CH3, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4 4, ये हो गया ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन? ये स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम बोलेंगे N ब्यूटेन। N ब्यूटेन, N मतलब स्ट्रेट चेन नॉर्मल होता है, आपको बताया था। अब देखो, इसको मैं इस तरह से भी अरेंज कर सकता हूँ, CH3, CH, CH3, CH3। देखो 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4, C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 और ये 4, H10। देखो क्या हो गया, C4H10। अब इनको देखो, 1 2 3 4 कितने कार्बन हो गए? 4। हाइड्रोजन को देखो, 3 3 3 9 और ये 1 हाइड्रोजन 10। देखो C4H10, C4H10, मतलब इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, C4H10, C4H10, यानी कि ब्यूटेन। बट इनका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूली। इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूली है वो अलग अलग है। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है ये एक दूसरे के आइसोमर है, ये एक दूसरे के आइसोमर है। इनको हम N ब्यूटेन बोलते हैं, इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। आपको बताया था डेफिनेशन, अगर सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथिल ग्रुप होता है तो हम उसको आइसो बोलते, आइसो लगा देते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, इसका भी C4H10 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। देखो, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये ब्रांच चेन हो गया, ये स्ट्रेट चेन हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर से। यानी कि ब्यूटेन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, N ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, यानी कि एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन है। तो ये होता है आइसोमेरिज्म। आया समझ में? आगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं पेंटेन का, C5H12, C5H12 पेंटेन। देखो, इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, CH3, CH2, CH2, स्ट्रेट मैनर में CH2, CH3, 1 2 3 4 5, 4 और 5, 5 हो गए। देखो C5H10 हो गया, C5H10, ये हो गया N पेंटेन। ये स्ट्रेट चेन है, इसलिए हम इसके आगे N लगाएंगे, नॉर्मल है तो N पेंटेन हो गया। अब देखो इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। अब देखो 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन देखो 3 3 3 9 10 और ये 2 12, सॉरी यहाँ पे 12 चाहिए। अब देखो C5H12, C5H12, और एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ इसका, CH3, C, CH3, CH3, CH3।
देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन देखो 3 3 6 3 3 6 6 प्लस 6 12। देखो 1 2 3, इन तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12 C5H12 C5H12, लेकिन इन स्ट्रक्चर को देखो ये अलग है। इनमें स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन एक दूसरे के साथ स्ट्रेट मैनर में जुड़े हुए हैं। इसमें ब्रांच है, इसमें भी ब्रांचिंग है, तो ये आइसो हो गया क्योंकि ये सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथिल ग्रुप है, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। ये हो गया एन पेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटेन, और ये हो गया नियोपेंटेन। मैंने बताया था सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 मिथिल ग्रुप होंगे तो नियोपेंटेन होगा, नियो होगा, तो ये हो गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन यानी कि ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, दिस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो ये है एक दूसरे के आइसोमर्स। तो इस तरह से आइसोमेरिज्म आता है। आया समझ में? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग अलग होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, और ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखो क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर्स अलग अलग है तो ये कंपाउंड ही अलग हो गए, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है लेकिन कंपाउंड अलग अलग हो गए क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स अलग है, तो इनमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट होती है क्योंकि ये कंपाउंड ही अलग टाइप के हो गए। देखो ये और ये अलग टाइप का कंपाउंड है, इनमें सिमिलरिटी क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है। ये और ये अलग टाइप के हो गए, सिमिलरिटी क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं। मतलब ये कंपाउंड ही अलग होते हैं, जस्ट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। So compound having same molecular formula but different structural formulae are called isomers of each others and the phenomena is known as isomerism। तो ये होता है isomerism। अब देखो इनमें स्ट्रक्चर जो आता है वो डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। ये कार्बन चेन की जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से ऐसा होता है। ये जो स्ट्रेट मैनर में जुड़े हैं, यहाँ पे ब्रांच मैनर में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम मतलब जो ये जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है क्योंकि इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अब जो कार्बन्स है उनमें चेन डिफरेंट है तो उनको हम चेन आइसोमर्स भी बोलते हैं। देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और एक ब्रांच है, तो ये, और इसमें देखो 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो ये चेन आइसोमर भी हो गए। वो हम बाद में भी पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, वो भी आपको समझा दूंगा इसके आगे। तो देखो ये समझ में आया होगा आपके कि क्या होता है आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब देखो कि जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, उनमें कोई अलग टाइप की अरेंजमेंट नहीं हो सकती, इनको हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। मीथेन को CH4 के अलावा कुछ और लिख ही नहीं सकते, इथेन को CH3 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और प्रोपेन को भी CH3 CH2 CH3 इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती। तो ये तीनों ही आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर किसी कंपाउंड में 4 कार्बन है या फिर 4 से ज़्यादा कार्बन है तो आइसोमेरिज्म उसमें होता है। अब जैसा कि ब्यूटेन में देखा है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, पेंटेन एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, पेंटेन एन पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये है आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म के ब्रॉड क्लासिफिकेशन है और जो अदर क्लासिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उनके भी सब टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो ये आइसोमेरिज्म के जो डिफरेंट टाइप्स है, मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन, यानी कि 2 क्लास में हम इसको क्लासिफाई करेंगे, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये स्ट्रक्चर की वजह से अराइज होता है, जो हमने अभी पढ़ रहे थे तो उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते थे।
तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। इन एग्जाम्पल को देखो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। देखो ये C4H10, ये भी C4H10 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कार्बन स्केलेटन अलग है। 1 2 3 4 स्ट्रेट मैनर में 4 कार्बन का कार्बन स्केलेटन है, इसमें 3 का है, 1 2 3 और इसको एक ब्रांच है। तो ये कार्बन स्केलेटन अलग हो गया लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसको हम बोलते हैं चेन। चेन अलग होती है, इनमें 4 कार्बन की चेन है, इनमें 3 कार्बन की चेन है। ये तो ब्रांच है इसकी, किसी भी एक स्ट्रेट चेन को पकड़ ले, बाकी की ब्रांच होंगी। 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई, एक ब्रांच हो गई। 1 2 3 4 4 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन 3 कार्बन। तो ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन है, तो चेन अलग है, तो इनको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इनमें देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको पता नहीं होगा, तो फंक्शनल ग्रुप जो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है पूरे कंपाउंड की, वो ग्रुप उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप भी मैं आगे लिख के देता हूँ आपको। जैसे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्किन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ईथर में ऑक्सीजन होता है बीच में और साइड में अल्किल ग्रुप होते हैं। तो जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होता है, मतलब COH उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड का CHO होता है। तो कुछ इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वो देखो यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, ये दोनों ब्यूटीन है। लेकिन देखो यहाँ पर 1 2 सेकंड नंबर के कार्बन पे, इधर से आए तो भी सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये ब्यूट 2 इन हो जाएगा। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और कौन सी पोजीशन पे है, दूसरे नंबर के कार्बन के, तो ब्यूट 2 इन। यहाँ पर देखो ये भी ब्यूटीन ही है, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन को अटैच है, तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। देखो ब्यूट 2 इन या फिर ब्यूट 1 इन, ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, लेकिन इनका ये फंक्शनल ग्रुप जो है, पोजीशन है इसकी अलग है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग है। फंक्शनल ग्रुप भी एक ही होता है लेकिन उसकी पोजीशन अलग होती है। देखो ये 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो इनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होती है। फंक्शनल ग्रुप वही होता है, सेम होता है, लेकिन पोजीशन अलग होती है। यहाँ पर 1 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे, ऐसे ही होगा। और ये जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, यानी कि ये अलग कंपाउंड होते हैं। देखो ये अल्किन थे, ये अल्किन थे, है वो अलग अलग अल्किन, लेकिन अल्किन ही थे। यहाँ पर क्या होगा, ये कंपाउंड ही अलग होंगे, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वही अलग होगा। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये डाइमिथिल ईथर है, यानी कि ये ईथर है, ईथर कंपाउंड है, और ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल कंपाउंड है। मतलब ये अलग कंपाउंड हो, ये ईथर हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है। देखो C2H6O, यहाँ पर भी देखो C2H6O, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। देखो अगर बीच में ऑक्सीजन है, दोनों साइड से 2 अल्किल ग्रुप है, तो हम इसको ईथर बोलते हैं, तो ये ईथर कंपाउंड है। और ये अगर OH ग्रुप है तो अल्कोहल होता है, तो ये अल्कोहल है, यानी कि ये कंपाउंड अलग है, कंपाउंड ही अलग है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है एक दूसरे के। इसके बाद जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टेरियो आइसोमर्स किस तरह से हम
डिफाइन करते हैं या फिर क्या होते हैं, तो ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये सिंपल चीज़ें नोट कर लो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म ब्रॉडली दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इनमें ये सब टाइप्स आते हैं, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।